दोस्तों, आज जानेंगे गन्ने की खतरनाक बीमारी पोका बोइंग के बारे में। ये पोका बोइंग क्या होता है और ये किस प्रकार हमारी फसल को बर्बाद करता है और इसकी पहचान क्या है और इसे हम कैसे रोक सकते हैं, कौन कौन सी दवाएं हम लगानी चाहिए जिससे ये पोका बोइंग हमारे खेत में आ नहीं पाए और यदि आ भी जाए तो उसकी रोकथाम हो जाए। तो इसी के बारे में जानेंगे। और शुरू करने से पहले आपसे अनुरोध है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। यदि आप ऐसा पहले कर चुके हैं तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दूसरे किसान दोस्तों में शेयर करें। तो दोस्तों, हमारी जो गन्ने की फसल होती है इसमें पोका बोइंग की बीमारी भी काफ़ी खतरनाक होती है। यदि इसकी रोकथाम नहीं की जाए तो हमारे गन्ने की जो वृद्धि है वो रुक जाती है और ये एक प्रकार से जो खतरनाक बीमारी होती है टॉप बोरर, उससे भी ज़्यादा खतरनाक हम इस बीमारी को कह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जब टॉप बोरर लगता है तो हमारा गन्ना जितना बढ़ जाता है उसका विकास धीरे धीरे होता रहता है, केवल लंबाई कम रह जाती है और उसका जो उत्पादन है इतना ज़्यादा नहीं घट पाता है। और जबकि जो टॉप बोरर है ये हमारे फसल को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा सकता है जितने की जो पोका बोइंग पहुंचाता है। क्योंकि जब टॉप बोरर लगता है तो जो ऊपर की जो गोब खराब जाती है तो उसमें पत्तियां नीचे की सही रहती हैं और कभी कभी जो दूसरी नई पत्तियां भी आ जाती हैं। लेकिन जो पोका बोइंग लगता है तो जो पत्तियां हैं बाद में उनका विकास नहीं होता है, उनकी नई चौड़ाई होती है, नई लंबाई होती है और नीचे की पत्तियां भी धीरे धीरे खराब होती हैं और कुल मिलाकर जो फोटोसिंथेसिस क्रिया है वो रुक जाती है और हमारा पौधा विकास नहीं कर पाता है। और जितनी लंबाई पर हमारे गन्ने में ये पोका बोइंग होता है उतने गन्ने की लंबाई नहीं बढ़ पाती है और कुल मिलाकर उसकी मोटाई भी नहीं बढ़ पाती है। क्योंकि हमारे जो किसान भाई हैं वो टॉप बोरर के लिए तो दवाएं लगाते हैं, लेकिन जो पोका बोइंग है उसके बारे में जो अनभिज्ञ रहते हैं अधिकतर किसान भाई, हम सबको नहीं कह रहे, लेकिन अधिकतर किसान भाई हमारे इस बारे में जानते नहीं हैं कि बीमारी है क्या। क्योंकि जब पोका बोइंग आता है तब भी हमारे किसान भाई जो दवाएं लगाते हैं वो टॉप बोरर के लिए लगाते हैं। कोई कहता है हमारी फसल में गुलार आ गया, कोई कहता है कंसु आ गया, कोई कहता है हमारी गन्ने में जो गोब है उसमें कीड़ा लगा है, उसी की वजह से ये खराब हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। कभी कभी जो पोका बोइंग होता है तो वो ऐसा दिखाई देता है जैसे टॉप बोरर हो, लेकिन इसकी पहचान हमारे किसान भाइयों को होनी चाहिए। क्योंकि जो टॉप बोरर होता है उसमें विभिन्न प्रकार के जो छिद्र होते हैं वो दिखाई देते हैं और ये छिद्र ऐसे लगते हैं जैसे छर्रे द्वारा कर दिए गए हों और उसमें बहुत सारे छेद होते हैं। लेकिन पोका बोइंग की पहचान ये है, जब हम पोका बोइंग ग्रस्त पेड़ को देखते हैं, उसकी गोब को देखते हैं तो गोब उसकी पीलेपन लिए होती है और उसमें विभिन्न प्रकार की सलवटें सी आ जाती हैं, झुर्रियाँ सी आ जाती हैं और बाद में जब उसकी फिर को बढ़ती है तो दोस्तों इसकी जो गोब है वो उसकी जो पत्तियां हैं वो आपस में लिपटनी शुरू हो जाती हैं, उलझनी शुरू हो जाती हैं और कुल मिलाकर हमारे गन्ने के जो पौधा है उसका विकास रुक जाता है, फोटोसिंथेसिस क्रिया रुक जाती है, जिससे पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, ना तो उनकी लंबाई बढ़ती है, ना ही उनकी मोटाई बढ़ती है, ना ही पत्तियों का विकास होता है। तो कुल मिलाकर इसका जो असर होता है गन्ने की फसल पर ज़्यादा होता है, अर्थात जो गन्ने की फसल की जो वृद्धि है वो रुक जाती है, उत्पादन भी आधे से ज़्यादा कम हो जाता है और इस प्रकार इससे काफ़ी हानियाँ हैं। यदि हम इसे रोकें तभी हमें अपनी फसल से बम्पर पैदावार मिल सकती है, ज़्यादा पैदावार मिल सकती है। तो दोस्तों, इसको रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, हमें इस बात का प्रयास नहीं करना चाहिए कि जब बीमारी आएगी तभी हम दवाएं लगाएंगे। तो हमें एक स्प्रे इस समय लगा देना चाहिए, क्योंकि कुछ खेतों में अभी पोका बोइंग देखा गया है, हल्की फुल्का ये पोका बोइंग है आना शुरू हो गया है और आप इसी इंतज़ार नहीं करें कि इसमें पोका बोइंग आएगा तभी हम दवाई लगाएंगे। तो दोस्तों, हमें इस समय दवाएं कौन सी लगानी चाहिए? तो आप एक स्प्रे अवश्य कर दें। इनमें से आप कोई भी दवाई लगा सकते हैं। सबसे पहला है जो कार्बेंडाजिम को जब होता है, इसका मिक्सचर बाजार में आता है, साफ नाम से ज़्यादा फेमस है और कई कंपनियों का आता है, एथर कंपनी देने लगी है। आप किसी अच्छी कंपनी का लेकर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा है आपको 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर आपको 200 लीटर पानी में घोलकर इसका स्प्रे करना चाहिए। यदि आपकी फसल हल्की है तब आप दवाई की मात्रा उसी अनुपात में कम कर सकते हैं। पानी के अनुसार आप दवाई लगाइए और इसके साथ एक आप स्टिकर भी प्रयोग कर सकते हैं। और दोस्तों,
दूसरी दवा का वो है थायोफिनेट मिथाइल। इसकी भी आप प्रयोग कर सकते हैं और इसकी जो मात्रा आपको लेनी है वो लेनी है 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। और 300 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 150 लीटर पानी में घोलकर आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। उसी अनुसार यदि दवाई हमारी ज़्यादा लगती है तो हमें जो फसल के अनुसार लगानी चाहिए, क्योंकि यदि फसल छोटी है तो दवाई कम लगेगी और फसल बड़ी है तो दवाई ज़्यादा लगेगी। तो इसी प्रकार हम कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का भी प्रयोग कर सकते हैं। और जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड हम 500 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेकर 150 से 200 लीटर पानी में घोलकर स्प्रे कर सकते हैं। ये ध्यान रखें कि आप जब स्प्रे करें तो एक ही दवाई का करें, चाहे आप तीनों में से कोई सी भी दवाई ले सकते हैं। यदि दोबारा आवश्यकता हो तब आप इनमें से कोई दूसरी दवाई ले सकते हैं। बारी बारी से हमें दवा का बदलना चाहिए, एक ही दवाई हमें बार बार प्रयोग नहीं करती। यदि हम बार बार एक ही दवा का प्रयोग करते हैं तो हमारी जो दवाई है वो काम करना कम कर देती है। कुल मिलाकर हमें उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाते हैं। और दोस्तों, अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे यदि बीमारी खतरनाक रूप में पहुंच गई है, हमारी फसल में आ गई है, तो उसमें कौन सा दवाई लगानी चाहिए जिससे जो हमारी फसल का जो रोग है वो एकदम कंट्रोल हो जाए और इसके साथ साथ जो दूसरा रेड रॉट रोग होता है उस पर भी कंट्रोल हो। तो इस बारे में आपको इससे अगले वीडियो बताएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो में जो हमने आपको टॉपिक बताया उस टॉपिक का वीडियो लेकर फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।